हाय फ्रेंड्स, दिस इज टॉप परसेंट एजुकेशन फिलॉसफी नेट। आज का आपका जो वीडियो है सांख्य दर्शन, सांख्य फिलॉसफी। सिलेबस देख लेते हैं पहले। एनटीए का सिलेबस क्या है सांख्य दर्शन को लेके, उसके बाद टॉपिक्स शुरू करते हैं अपन। पहला है सत्कार्यवाद, सांख्य दर्शन का कार्य कारण का सिद्धांत। दूसरा है प्रकृति और उसके अद्भुत, प्रकृति के अस्तित्व की सिद्धियां। प्रकृति के अस्तित्व की सिद्धियां, फिर है आपके पुरुष का स्वरूप, पुरुष के अस्तित्व की सिद्धियां, पुरुष और प्रकृति के बीच संबंध, और निरीश्वरवाद। ये आपका ऑफिशियल सिलेबस है सांख्य दर्शन का, ऑफिशियल सिलेबस है। शुरू करते हैं इसको टॉपिक वाइज। पहले एक बार पूरे टॉपिक्स की समरी देख लेते हैं सांख्य दर्शन को लेके। सांख्य दर्शन प्रकृति और पुरुष के संबंधों की बात करता है। प्रकृति और पुरुष का मतलब यहां पर जो है उसको आप गलती से भी मेल और फीमेल का रिलेशन मत समझिएगा। बहुत बच्चे गलती करते हैं कि प्रकृति और पुरुष कहीं ना कहीं मेल और फीमेल संबंधित है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, एक एस्पेक्ट में आप उसकी तुलना उस टॉपिक से कर सकते हैं, बट कंप्लीटली वो टॉपिक सेम नहीं है उस टॉपिक के। पहली बात तो ये हो गई। ठीक है, टॉपिक वाइज टॉपिक देखते हैं। सत्कार्यवाद, सांख्य दर्शन का जो कार्य कारण का सिद्धांत है वो कहलाता है सत्कार्यवाद। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कार्य कारण का सिद्धांत का मतलब क्या होता है कि हर कार्य का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। कोई भी कार्य हो, कुछ भी कार्य हो, जैसे कि मान लीजिए ये बीज था, बीज से आपके एक वृक्ष बना, वृक्ष से लकड़ी का निर्माण हुआ, लकड़ी से फिर राख का निर्माण हुआ। ये प्रक्रम आपका चलता रहता है। इसका मतलब क्या हुआ, एक के बाद एक जो कार्य हो रहा है वो कारण के अंदर ही समाहित है। वृक्ष जो था वो बीज में ही समाहित था, लकड़ी जो थी वो वृक्ष में समाहित थी, राख जो थी वो लकड़ी में समाहित थी। तो ये जो कारण कार्य का सिद्धांत है सत्कार्यवाद कहलाता है। एक हमने पढ़ा था असत कार्यवाद। असत कार्यवाद कहता है कि कार्य कारण में समाहित नहीं होता है, वो एक नई उत्पत्ति है। जब सांख्य दर्शन कहता है कि वो नई उत्पत्ति नहीं है, वो एक पुरानी ही उत्पत्ति है, वो रिपीट करती है, वो नए रूप में प्रस्तुत होती है। वास्तव में उसकी नवीन उत्पत्ति नहीं कह सकते हम। तो सांख्य दर्शन का जो कार्य कारण का सिद्धांत है वो सत्कार्यवाद के नाम से जाना जाता है, जिसके अनुसार जो कार्य हुआ है या जो कार्य के होने का कारण है या फिर जो कार्य है वो स्वयं कारण में छिपा हुआ है। जो कारण है वो ही कार्य को उत्पन्न कर रहा है, उसी में समाहित था पहले से कार्य, अदरवाइज कार्य संभव नहीं था। ये कहलाती है सत्कार्यवाद। दो ही तरह के कार्य कारण के नियम होते हैं, सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद वो जिसमें कार्य और कारण को इक्वल माना जाता है, एक ही माना जाता है कि ये एक ही से सब कुछ चल रहा है। असत्कार्यवाद में दोनों को अलग अलग माना जाता है कि अलग अलग कारणों के मिलने से ही कार्य की उत्पत्ति होती है, जैसे कि न्यूटन ने माना था। तो ये है सत्कार्यवाद। फिर हम आगे आएंगे प्रकृति और पुरुष। सांख्य दर्शन बात करता है प्रकृति और पुरुष की, जहां पर प्रकृति को सृष्टि से भी पहले माना गया है। पहले सृष्टि है,
ठीक है, हम देखते हैं तो, लेकिन सांख्य क्या कहता है, नहीं, पहले सृष्टि नहीं है, पहले प्रकृति है, फिर सृष्टि है, और सृष्टि में पुरुष है। समझ रहे हैं आप बात को? यहां पर सिस्टम ऐसा चलता है। ये प्रकृति है, सृष्टि से भी पहले, ये सृष्टि है, ये पुरुष है। इट मीन्स सृष्टि के होने के लिए दो चीजों का होना बहुत आवश्यक है। एक प्रकृति, क्योंकि वो उसको बैकग्राउंड दे रही है, वो उसको जगह दे रही है उसके रहने के लिए, और एक पुरुष जो उसके होने को सार्थक कर रहा है। तो ये दोनों का होना बहुत जरूरी है। प्रकृति ऐसी है कि वो 3 गुणों से युक्त है, 3 गुणों से युक्त है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, लेकिन उसमें तीनों के तीनों गुण साम्य अवस्था में रहते हैं। तीनों गुण साम्य अवस्था में रहते हैं, मतलब सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये इस तरह से रहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसको आप उदाहरण देखिएगा कि एक साधु या एक सन्यासी, उसके अंदर भी बुराइयां पाई जाती है, लेकिन एक साधु या सन्यासी वो होता है जिसका जीवन बैलेंस, सम्यक, जिसे बुद्ध दर्शन ने सम्यक का नाम दिया है, सम्यक होता है, बैलेंस्ड लाइफ होती है उसके। दुख भी उतने ही जितने जरूरी हैं, सुख भी उतने ही जितने जरूरी हैं, अति किसी की नहीं होगी, तभी वो शायद एक साधु या सन्यासी बन सकता है। उसी तरह से प्रकृति जो है, जो कि प्रसव धर्मिणी है, जो कि सभी चीजों की निर्माता है, उसमें भी बैलेंस जरूरी है। सतोगुण भी उसमें है, रजोगुण भी उसमें है, तमोगुण भी उसमें है, लेकिन तीनों बैलेंस में है। ठीक है, सतोगुण मीन्स सफेद रंग से इसको डिनोट किया गया है, रजोगुण इसे लाल रंग से, और तमो काला रंग। ये सात्विक है, ये थोड़ा सा राजसिक है, और ये तामसिक है। मतलब सतोगुण की प्रधानता जब भी होती है तो आपके विचार जो हैं वो सात्विक होंगे, साधु जैसे विचार होंगे, अच्छे विचार होंगे, एक ब्राइट फ्यूचर आपको दिखाई देगा, रास्ते आपके खुले हुए दिखाई देंगे, कभी कोई टेंशन, डिप्रेशन, ऐसी अवस्थाएं आपके सामने नहीं आएगी, और ये हर इंसान के अंदर मौजूद चीजें हैं। रजोगुण, रजोगुण का कलर लाल है, राजसिक है। ये एकमात्र ऐसा गुण है जो गतिशील अवस्था में होता है, ये केवल गति करता है। सतोगुण और तमोगुण की खुद की कोई गति नहीं है, ये दोनों गति नहीं करते हैं, ये स्थिर हैं, लेकिन गति कौन करता है, रजोगुण करता है, और रजोगुण जिसके साथ लग जाता है उसी तरफ वो चल देता है। जैसे कि अगर रजोगुण श्री राम के अंदर लगा तो उन्हें भगवान बना दिया, और रजोगुण जब रावण के अंदर लगा उसे राक्षस बना दिया। श्री राम, उसमें सत्वगुण ज्यादा है, लेकिन रजोगुण जैसे ही सत्व के साथ मिला तो वो ईश्वर हो गए, और जब रजोगुण तमो के साथ मिला तो रावण राक्षस हो गया। ये रजोगुण क्या स्पेशलिटी है कि ये गतिशील है, सतो और तमो गतिशील नहीं है। तमोगुण अंधकार का प्रतीक है, नेगेटिविटी का प्रतीक है, ऐसी अवस्था जहां पर आपको कुछ दिखाई नहीं देता, आप अपने लालच में इतने डूब जाते हो कि आपको कुछ समझ में नहीं आता कि अब मुझे सही करना है, गलत करना है, आपका लालच सबसे ऊपर हो जाता है। यह है प्रकृति। अब पुरुष क्या होगा? पुरुष एक ऐसी अवस्था है जिसे हम चेतना कह सकते हैं। पुरुष चेतना का स्वरूप है, हमारे हिसाब से वो एक चेतना का स्वरूप है, वहां चेतना ही नजर है। ठीक है, हालांकि सांख्य दर्शन क्या कहेगा उसको अभी हम पढ़ते हैं, ये जनरल डिस्कशन है मैं आपके सामने जो कर रहा हूं। पुरुष जैसा हम देखते हैं आपको और मुझे, तो हम अपने आप को चेतना मानते हैं। तो वहां पर जो प्रकृति और पुरुष का संबंध बताया गया होगा, वहां पर भी कहीं ना कहीं पुरुष मतलब जो इस संसार में एलिमेंट्स हैं, जो लोग रहते हैं, जो जीव रहते हैं, वो पुरुष का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब प्रकृति और पुरुष का संबंध होता है, संबंध का मतलब क्या हो गया? पुरुष के अंदर कोई गुण नहीं है, पुरुष के अंदर कोई गुण नहीं है, लेकिन वो करता क्या है? वो प्रकृति से संबंध बनाने की कोशिश करता है, प्रकृति के टच में आने की कोशिश करता है। वो क्यों करता है? क्योंकि प्रकृति ऐसा चाहती है।
कि मेरा प्रतिनिधित्व कौन करेगा? पुरुष करेगा। यहां पर जो कंसेप्ट ऑफ नेचर है, कंसेप्ट ऑफ प्रकृति है, पाश्चात्य दर्शन के अंदर आपको ऐसे कंसेप्ट बहुत मिल जाएंगे। वहां पर भी यही कहा गया है, ईश्वर ने खुद को एक पहचान दिलाने के लिए ही इंसान को जन्म दिया है। वो चाहता था इसलिए उसने जन्म दिया है। ठीक है, तो ऐसी बातें वेस्टर्न फिलॉसफी में आपको बहुत मिल जाएगी। तो प्रकृति और पुरुष के मध्य फिर संबंध की बातें की गई है। जब संबंध होगा तो क्या होगा, देखिएगा, यहां हम संबंध की बात कर रहे हैं। संबंध किस प्रकार से होगा? यहां पे एक तरफ प्रकृति है जिसकी अवस्था कुछ ऐसी है, सतो रजो तमो। एक तरफ पुरुष है जिसके पास ये तीनों चीजें नहीं है, लेकिन वो इससे संपर्क करने की कोशिश करता है। इस कोशिश के कारण क्या होता है, इन गुणों के अंदर परिवर्तन आता है। गुणों के मध्य में आने वाला परिवर्तन ही संसार की सृष्टि का, संसार के निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण कारण है, सबसे महत्वपूर्ण कारण है। उसके अलावा और कोई कारण नहीं है सांख्य दर्शन के अनुसार। सांख्य दर्शन के अनुसार देखिएगा कैसे, दो बड़े बर्तन ले लीजिए, दो बड़े बर्तन ले लिए मैंने। इस बर्तन को मैंने इतना पानी से भर दिया। ठीक है, इसको मैंने पानी से भर दिया। ठीक, ये साम्य अवस्था में है, यहां कोई परिवर्तन नहीं है, अभी पानी स्थिर है एकदम, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये स्थिर पानी है। ठीक है, मान लीजिए मैं इसके बीच में छोटा सा एक छेद कर देता हूं, होल कर दिया मैंने, छोटा सा होल कर दिया, तो क्या होगा, अभी सारा का सारा पानी निकल के यहां पर आएगा। और कब तक आएगा? जब तक कि एक साम्य अवस्था की स्टेज नहीं आ जाती है। मतलब फिर से एक साम्य अवस्था की स्टेज को यहां पर बना दिया गया है। अब कंसेप्ट समझिएगा, ये आपकी प्रकृति है, ये जो होल था छोटा सा, ये आपका पुरुष है जो कि वहां की साम्य अवस्था को बिगाड़ रहा है। उस साम्य अवस्था के बिगड़ने के कारण क्या हुआ, इस दूसरे बीकर के अंदर भी पानी आ गया। यहां पर जब पानी आ गया तो यहां पर विकास शुरू हो गया। विकास शुरू हो गया तो मतलब अब यहां पर नई नई चीजें होना शुरू होगी। जैसे कि कभी ये खाली था, अब ये भर गया। फिर प्रकृति चाहेगी वापस से बैलेंस हो, वापस से बैलेंस हो, वापस से बैलेंस हो, और फिर ये सब चीजों को बैलेंस कर देगा। तो ये सिस्टम कब तक चला? जब तक कि बैलेंस नहीं हो गया। तो पुरुष का महत्व सिर्फ इतना है कि वो सृष्टि के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो जाके प्रकृति में छेड़छाड़ करेगा, प्रकृति के गुणों को छीनने की कोशिश करेगा, उन्हें बिगाड़ने की कोशिश करेगा। साम्य अवस्था बिगड़ेगी, साम्य अवस्था के बिगड़ते ही सृष्टि का निर्माण शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये है इसके संबंध। निरीश्वरवाद, निरीश्वरवाद बेसिकली कंसेप्ट ये है, सांख्य दर्शन कहता है कि मैं ईश्वर को नहीं मानता, क्योंकि सृष्टि से पहले भी एक चीज थी, वो थी प्रकृति। मैं प्रकृति को मानता, मैं ईश्वर को नहीं मानता। हालांकि उसकी प्रकृति की जो विशेषताएं हैं वो सारी की सारी विशेषताएं ईश्वर की ही विशेषताएं हैं, कुछ नया उसने नहीं बताया। लेकिन फिर भी नहीं मानता तो नहीं मानता। वो कहता है कि मैं प्रकृति को नहीं मानता, मैं केवल ईश्वर को नहीं मानता, मैं प्रकृति को मानता हूं, क्योंकि ईश्वर को मैं नहीं देख सकता। हालांकि देख तो प्रकृति को भी नहीं सकता, लेकिन ईश्वर एक ऐसा कंसेप्ट था सांख्य दर्शन के अनुसार कि उसको वो साबित नहीं कर सकता, गलतियां हो जाती उससे, इसलिए उसने प्रकृति को माना। तो निरीश्वरवाद सांख्य दर्शन का ईश्वर से संबंधित सिद्धांत है, जिसमें सांख्य के जो फिलोसफर हैं, जो फॉलोअर्स हैं, वो सिर्फ इतनी सी बात करते हैं कि हम ईश्वर को इसलिए नहीं मानते क्योंकि हमारे पास प्रकृति है, और प्रकृति हर चीज का जननी है। प्रकृति ने सृष्टि बनाई, प्रकृति ने पुरुष बनाए, प्रकृति ने सब कुछ बनाए, तो मेरे लिए वो प्रकृति है। अब देखिए कंसेप्ट सीधा सा है, आप प्रकृति कहें, आप ईश्वर कहें, आप गॉड कहें, आप भगवान कहें, आप कुछ भी कहें, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आप एक सुप्रीम नेचुरल पावर को तो मान ही रहे हैं। ईश्वर भी घुमा फिरा के
प्राकृतिक ही है, प्रकृति भी घुमा फिरा के प्राकृतिक ही है, कहानी वहीं से शुरू होनी है, वहीं पे खत्म होनी है। तो ये सत्कार्यवाद सारे टॉपिक मैंने आपको बता दिए, कारण कार्य का सिद्धांत सत्कार्यवाद अपन ने देख लिया था। शुरू करते हैं अपन प्रकृति और उसके अद्भुत से, इसको मैं क्लियर कर देता हूं पहले। ये देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज है, प्रकृति क्या है बेसिकली, विश्व का वास्तविक कारण वही हो सकता है, सांख्य दर्शन मानता है, कि जो स्थूल के साथ साथ सूक्ष्म को भी उत्पन्न करने की शक्ति रखता हो। ऑब्वियसली बात है, अगर आप फाइनल माने, किसी को अंतिम माने, तो अंतिम या सबसे बड़ा तभी हो सकता है जब हर चीज के ऊपर उसका कंट्रोल हो। ठीक है, बॉस मीन्स जो छोटी से लेकर बड़ी हर चीज का ध्यान रखता हो, लेबर वो जो सिर्फ छोटे का ध्यान रखती हो, ऑफिसर वो जो सिर्फ बड़े का ध्यान रखता हो, लेकिन बॉस वो जो सबका ध्यान रखता हो। तो प्रकृति है वो बॉस है, वो स्थूल और सूक्ष्म दोनों का ध्यान रखती है। इसके लिए 5 अलग अलग तरह की युक्तियों को सांख्य दर्शन फॉलो करता है। एक एक करके हम 5 को पढ़ते हैं। यहां से ही प्रश्न सांख्य दर्शन में आ सकता है, अगर आएगा टफेस्ट प्रश्न आएगा तो यहीं से आ सकता है, अदरवाइज इजी प्रश्न तो आप कर लेंगे। देखिएगा मैं एक एक को यहां पर डिस्कस करता रहूंगा, ठीक है, आप सुनते रहिए। पहला है भेदानाम परिमाणातः, मतलब इस संसार में, या फिर मैं कहूं जगत में जितने भी विषय हैं वे सब सीमित हैं, सीमित परिणाम के हैं, एक दूसरे के ऊपर हमेशा आश्रित रहते हैं, अर्थात वे अपना कारण स्वयं नहीं हो सकते क्योंकि वो सीमित हैं, और एक सीमित चीज असीमित का कारण नहीं हो सकती है। इसका जो कारण होगा वो कहीं ना कहीं इनसे ऊपर वाली स्टेज होगी जिसको हम प्रकृति कहते हैं। सेकंड, समन्वयातः, हमारे अनुभव के जो विषय हैं भिन्न भिन्न हैं, फिर भी इनमें कुछ समानताएं हमेशा पाई जाती है, जैसे सुख हो गया, दुख हो गया। तो आखिर इन विषयों का कारण क्या है, इनका सामान्य कारण क्या है? इन विषयों का, इन अनुभवों का एक ही कारण है, एक ही माध्यम है, और वो है स्वयं ईश्वर। शक्तितः प्रवृत्तिश्च, मतलब अनुभव की प्रभाव उत्पन्न करने की जो शक्ति है वो अनुभव में खुद से तो नहीं आ सकती, खुद से तो उत्पन्न होना उसका संभव नहीं है। आखिर शक्ति आती कहां से है? तो ये शक्ति आती है एक सुप्रीम पावर से जिसने इनको बनाया है, वो है ईश्वर। कारण कार्य विभाग आदि, हर कारण कार्य श्रृंखला में हमें किसी ना किसी को तो फाइनल डेस्टिनेशन, अंतिम लक्ष्य मानना होगा, वरना कारण कार्य श्रृंखला चलती रहेगी, अनावस्था दोष उत्पन्न हो जाएगा। तो हम क्या करें, ईश्वर या प्रकृति जो है, प्रकृति ही वो फाइनल कारण है। अविभागाद वैश्व रूपश्य, जब प्रलय का समय आएगा तो सब चीजें समाप्त हो जाएगी, लेकिन ये समाप्त होकर जाएगी कहां, कहां जाएगी? जैसे कि मान लीजिए आप कहते हैं कि इंसान का जो शरीर है वो 5 महाभूतों से बना होता है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। जैसे ही हमें जलाया जाता है या दफनाया जाता है, हमारे 5 महाभूत 5 अलग अलग भूतों के अंदर जाकर विलीन हो जाते हैं, मीन्स जहां से उत्पन्न हुए वहीं पर विलीन हो जाते हैं। इसी तरह से जब प्रकृति का विनाश होगा, इस सृष्टि का विनाश होगा, हर चीज का जब विनाश होगा, तो वो कहां जाएगी? सांख्य दर्शन कहता है वो पुनः ईश्वर में आकर मिल जाएगी, वो प्रकृति में आकर मिल जाएगी, क्योंकि वहां पर ईश्वर और प्रकृति को एक ही माना गया है। ईश्वर की वहां कोई संज्ञा नहीं है, लेकिन ईश्वर और प्रकृति वहां पर एक ही है। तो कहते हैं वो वहां पर आके विलीन हो जाएगी, अर्थात प्रकृति उनका एक फाइनल गोल है, लास्ट गोल है। इससे बड़ा, प्रकृति से बड़ा कोई नहीं है। ये सृष्टि का कारण है, हर चीज की प्रसव धर्मिणी है। हर वस्तु, चाहे वो भौतिक हो चाहे भौगोलिक हो, उसका निर्माण करने का श्रेय और कार्य जो है हम सृष्टि समझ सकते हैं, लेकिन सृष्टि का निर्माण किसने किया? वो प्रकृति ने किया। मीन्स आखिरी और अंतिम जो स्टेज है वो हमेशा प्रकृति ही रहेगी। ये है आपकी प्रकृति को सिद्ध करने की 5 अलग अलग युक्तियां। टफेस्ट प्रश्न यहां से नहीं आएगा। सांख्य दर्शन से अगर प्रश्न आएगा तो देखिए, एक तो उसकी सिद्धांत पे आ सकता है कि निम्न में से सत्कार्यवाद को मानने वाले कौन है, या सांख्य दर्शन का कार्य कारण का सिद्धांत क्या कहलाता है, यहां से प्रश्न आ सकता है क्या। या फिर सांख्य निम्न में से निरीश्वरवादी कौन है, ये यहां से आ सकता है। निम्न में से नास्तिक कौन है, वहां कंफ्यूजन मत होइएगा, ये निरीश्वरवादी है लेकिन नास्तिक नहीं है, वेदों को मानता है लेकिन ईश्वर को नहीं मानता। ठीक है, यहां से आ सकता है। फिर फाइनल एक क्वेश्चन आ सकता है बुक्स से लेके,
क्योंकि 13 चैप्टर है, 10 क्वेश्चन बनने हैं, जरूरी नहीं है एक एक का क्वेश्चन आए। तो अब हम देखते हैं पुरुष और पुरुष के लिए सिद्धियां। देखिएगा, पुरुष को पहली बात तो त्रिगुणातीत नहीं माना गया है, केवल चेतना माना गया है। चेतना पुरुष का नेचर है और विकास जो है वो प्रकृति का नेचर है। 8 अलग अलग उक्तियां दी है सांख्य दर्शन ने सिद्ध करने के लिए इसको। पहली है संघात परार्थ तत्वात्। सभी वस्तुएं किसी न किसी चेतन वस्तु, किसी न किसी चेतन सत्ता के लिए अवश्य है। वो चेतन सत्ता पुरुष है, क्योंकि प्रकृति में तो चेतना नहीं है। अच्छा, त्रिगुणादि विपर्यात है। त्रिगुणातीत प्रकृति, त्रिगुणातीत प्रकृति ये सिद्ध करती है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई 3 गुणों से युक्त सत्ता तो है, वो है प्रकृति। और प्रकृति का होना ही पुरुष के होने को सिद्ध करता है। अधिष्ठानात्, लौकिक ज्ञान और अनुभव का आखिर आधार कौन है? पुरुष। प्रकृति और सृष्टि तो हो नहीं सकती। भोक्तृभावात्, सभी जड़ वस्तुएं भोग्य हैं, उन्हें भोगा जाता है। कौन भोगेगा? प्रकृति नहीं, सृष्टि नहीं, तो कौन? पुरुष। कैवल्यार्थ, हर चेतना का एक उद्देश्य है कि वो कैवल्य की प्राप्ति करे, केवल एक की प्राप्ति करे, केवल प्रकृति में जाके विलीन हो जाए। ये इच्छा किसी ना किसी चेतन तत्व की हो सकती है, और चेतना तो पुरुष में है। मरण, इस संसार में अनेक लोग हैं, उनकी मृत्यु भी अनेक समय पर होती है। इसका मतलब यहां से एक तो सिद्ध होता है कि पुरुष अनेक है, क्योंकि मृत्यु अलग अलग समय पर होती है, सबका स्वभाव अलग होता है, नेचर अलग होता है, विकास अलग होता है। तो अनेक पुरुषों को यहां पर स्वीकार किया गया है, और उनके मरण के कारण हम ये सिद्ध कर सकते हैं कोई ना कोई ऐसा है जो मर रहा है, वो शरीर जो है वो पुरुष है। कर्णानाम, कर्म कर, उनके कर्ण के कारण, उनके काम के कारण हमें बता सकते हैं कि आखिर ये काम जो हो रहा है ये पुरुष कर रहे हैं। अनुपतः प्रवृत्तिश्च, सृष्टि का विकास बिना पुरुष के संभव नहीं। बिना पुरुष के इन्वॉल्वमेंट के आप प्रकृति का विकास कभी नहीं कर सकते। ठीक है, ये पुरुष को साबित करने के लिए युक्तियां हैं, 8 अलग अलग युक्तियां हैं। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन बनने की संभावनाएं बहुत कम है। आगे देखते हैं प्रकृति और पुरुष के संबंध। हालांकि देखिएगा, जब ये टॉपिक शुरू होगा संबंध का, इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है, प्रकृति को जड़ माना गया है, पुरुष को चेतन माना गया है। ये ही सांख्य दर्शन की सबसे बड़ी समस्या है। एक चेतन जड़ से सीधे सीधे संबंध किस प्रकार क्रिएट करेगी? सांख्य दर्शन कहते हैं कि जैसे मानिए एक गाय का बछड़ा है, और वो जब गाय के पास पहुंचता है तो गाय अपने आप, उसके गाय के स्तनों में दूध आ जाता है उसको पिलाने के लिए। लेकिन मजेदारी वाली बात देखिए, यहां तो गाय भी चेतन है और बछड़ा भी चेतन है। क्या मैं पत्थर का कोई बछड़ा रख दूं तो भी उसके स्तन में दूध आएगा? नहीं आएगा। सांख्य दर्शन यहां फंस गया। बट संबंध इस प्रकार का है कि प्रकृति और पुरुष के संबंधों के कारण सृष्टि का निर्माण होता है। प्रकृति और पुरुष के संबंधों के कारण प्रकृति की जो त्रिगुणातीत सत्ता है, 3 गुणों की साम्यक अवस्था है, जो साम्य अवस्था है वो बिगड़ जाती है। साम्य अवस्था के बिगड़ने के कारण प्रकृति चाहती है फिर से उसको विकास किया जाए, साम्य अवस्था में पहुंचाया जाए। साम्य अवस्था में पहुंचाने के प्रक्रम के दौरान ही, उस रास्ते के दौरान ही सृष्टि का निर्माण हो जाता है। ये सांख्य दार्शनिक मानते हैं। अधूरी कल्पनाएं, प्रकृति और पुरुष की अधूरी कल्पनाएं हैं, बिल्कुल वैसी कल्पनाएं जैसे कि पाश्चात्य दर्शन में बुद्धिवादियों ने की है मन और शरीर के संबंध को लेकर। डिकॉर्ट कहते हैं कि आपका मन जो है वो चेतन है, शरीर जो है जड़ है। दोनों में इस प्रकार का संबंध है जैसे कि एक घोड़ा और घुड़सवार। फिर से वही आलोचना कि दोनों चेतन है, घुड़सवार भी चेतन है और घोड़ा भी चेतन है। हाउ कैन इट पॉसिबल? फिर वो कहता है पीनियल ग्रंथि जो कि जड़ और चेतन में संबंध स्थापित करती है। लेकिन नहीं, अगर पीनियल पूरी जड़ है तो वो चेतन से इंटरफेयर क्यों करती है, और पूरी चेतन है तो जड़ से इंटरफेयर क्यों करती है? पीनियल ग्रंथि का नेचर क्या है? अर्थात सांख्य दर्शन
ने प्रकृति बताया, बहुत अच्छा काम किया, पुरुष को बताया, बहुत ही अच्छा काम किया, संबंध को कभी नहीं बता पाया। संबंध कैसे होगा? आखिर संबंध होगा कैसे? क्यों होगा संबंध? एक जड़ है, एक चेतन है। देखिएगा समाधान किस प्रकार निकलता है इसका। फिर से मैं आपको एक बात कहता हूं, दर्शन के अंदर पूर्ण को प्राप्त करना असंभव है। कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, कोई भी सत्ता पूर्ण नहीं हो सकती। इतना हो सकता है 99.99 हो सकता है, 100 जैसा यहां कुछ नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल विज्ञान कहता है आदर्श अवस्था को प्राप्त करना संभव नहीं है, केवल कल्पना है। तो सांख्य दर्शन भी कल्पना कर रहा है। मतलब अगर प्रकृति है तो इस प्रकार की है, जहां पर 90% जड़ है और 10% चेतन है। सेम एज अगर पुरुष है तो वहां 90% चेतना है और 10% जड़ है। अब संबंध स्थापित हो सकता है। यह चेतना चाहेगी मैं कंप्लीट हो जाऊं, यह जड़ चाहेगा मैं कंप्लीट हो जाऊं। और इस चाहत में, इस नीड में, क्योंकि वो दोनों खाली हैं, दोनों खाली हैं, वो चाहेंगे हम परफेक्ट हो जाएं, हम पूरे हो जाएं, हम पूर्ण हो जाएं, तो उनका संबंध हो सकता है। तो ये एक सांख्य दर्शन का पॉसिबल सॉल्यूशन है अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से। बट सांख्य एक मानता नहीं है, या मानता है, वो सांख्य दर्शन की समस्याएं हैं। बट आप फिलॉसफी के स्टूडेंट हैं, नेट कर रहे हैं, कल को आप जेआरएफ करेंगे, रिसर्च करेंगे, और जब आप बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में जाएंगे तो इन मुद्दों पर सोचिएगा। सांख्य दर्शन कहां कमजोर रह गया? पाश्चात्य जो आपके समकालिक दार्शनिक हैं, उनकी अच्छी बात क्या रही है, उन्होंने पुराने दार्शनिकों की समस्याओं को उठाया, सॉल्व किया और काम खत्म। उससे क्या हुआ, एक तो वो दार्शनिक जिंदा हो गया, वापस फिर से जिंदा किया उसको, उसकी थ्योरी को जिंदा किया, सुधार किया और उसे अमर कर दिया। इंडिया में ये थोड़ी सी कमी है। यहाँ समकालीन जो दार्शनिक हैं अपने, वो या तो होते ही नहीं है, और होते हैं तो अपनी थ्योरी लगाना शुरू कर देते हैं कि नहीं हमने तो पुराने पढ़े ही नहीं, सिलेबस में नहीं थे। नहीं, वो आधार है हमारे, ये आधार है हमारे। इनका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कीजिए। अगर आपने इनका सॉल्यूशन ढूंढ लिया तो इंडियन फिलॉसफी कंप्लीट हो जाएगी। ये ध्यान रखिएगा, इंडियन फिलॉसफी कंप्लीट हो जाएगी। हालांकि अतिशयोक्ति है मैं कह रहा हूं कि कंप्लीट जैसा फिलॉसफी में कुछ नहीं आता। विज्ञान में और दर्शन में यही समानता है। दर्शन दिखता पूरा है लेकिन अंदर से अधूरा है। विज्ञान बाहर से अधूरा दिखता है लेकिन अंदर से पूरा है। विज्ञान पूर्ण है, दर्शन पूर्ण नहीं है। दर्शन पूर्ण हो भी नहीं सकता। समुद्र में कितना ही पानी डाल दीजिए, उसका जल स्तर बढ़ना बहुत मुश्किल है। उसी प्रकार दर्शन में कितना ही ज्ञान डाल दीजिए, उसका स्तर बढ़ना बहुत मुश्किल है। तो ये समाधान ढूंढने की कोशिश कीजिए, कैसे प्रकृति और पुरुष संबंध बना सकते हैं। 90% वाला चाहेगा कि मैं 10% लेके 100 हो जाऊं, उधर से 10% वाला चाहेगा कि मैं 90% लेके 100 हो जाऊं। चुंबक बड़ी हो तो भी छोटी हो खींचती है, छोटी हो तो बड़ी की तरफ खिंच जाती है। आकर्षण तो होता है, आकर्षण तो होगा। ठीक है, निरीश्वरवाद मैंने बता दिया, ये प्रकृति को मानते हैं, ईश्वर को नहीं मानते, इसलिए निरीश्वरवादी है। यहां पुरुष की अनेकताओं की बात की गई है, यहां प्रकृति को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, सर्वे सर्वा माना गया है। ये इनकी बेसिक थ्योरीज है। संबंध जो बताया गया है वो इस प्रकार का बताया गया है कि जैसे कि एक गाय और उसका बछड़ा एक दूसरे के पास आकर गाय अपने आप दूध देना शुरू कर देती है, इसी प्रकार का संबंध प्रकृति और पुरुष के बीच है। जब पुरुष प्रकृति के समीप आता है तो प्रकृति तैयार हो जाती है उसके लिए, उसके पोषण के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए कि तुम बढ़ो आगे। लेकिन संबंध कैसे होता है यह सांख्य को नहीं पता, शायद नहीं पता था, या कहीं लिखा होगा, हमें नहीं पता कहां लिखा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो योग दर्शन बहुत जल्द।